बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप यू ऑल विल बी फ़ाइन। अल्लाह पाक आप लोगों को ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालतों में रखे। स्टूडेंट्स, आज हमने अपना लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करना है पेडागोजी का, और इसमें हम पढ़ेंगे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में और सॉलो टैक्सोनॉमी के बारे में। हमारा ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टीचिंग के लिए भी, और वो लोग जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसको समझना। और इसको अगर आप एक टीचर हैं या एक स्टूडेंट हैं, दोनों के लिए इक्वली ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूँगी कि आपने कभी गौर किया होगा कि कुछ सवालात सिर्फ मालूमात याद रखने पर मबनी होते हैं, जिनको हम फैक्ट्स कहते हैं, जैसे हम रट्टा लगा लेते हैं किसी चीज़ को, जबकि कुछ सवालात ऐसे होते हैं कि जिनके कॉन्सेप्ट को समझना पड़ता है, ठीक है, फिर उसका तज्ज़िया करना पड़ता है या फिर किसी मसले का हल निकालना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है कि क्वेश्चन जो हैं वो डिफरेंट क्यों होते हैं, और एक टीचर ये कैसे तय कर सकता है कि वो अपने स्टूडेंट से किस लेवल की लर्निंग करवाना चाहता है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं स्टूडेंट के लिए भी और टीचर के लिए भी, तभी तो वो बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं और बेहतर तरीके से जो है वो लर्निंग कर सकते हैं। तो ये जो दो बातें मैंने आपके सामने रखी हैं, इनको समझने के लिए ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, टीचिंग से रिलेटेड, स्पेशली एजुकेशन से रिलेटेड, तो उसमें जो है ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसमें आपको हेल्प होगी। और ब्लूम्स टैक्सोनॉमी एक ऐसा टॉपिक है जो सिर्फ रटना नहीं बल्कि समझना सिखाता है, क्योंकि ये हमें बताता है कि लर्निंग जो है वो सिर्फ मालूमात को याद करने का नाम नहीं है, बल्कि लर्निंग के अंदर हम स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस के थ्रू जो है वो समझते हैं, चीज़ों को याद करते हैं, फिर तख्लीक करने तक लेके जाते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को इंतहाई आसान तरीके से समझाऊंगी, ताकि आइंदा जो है जब भी कभी आप रिवाइज़ करें तो आपको मेरी बताई गई एग्जांपल्स याद आएँ और आपको बहुत आसानी हो इस टॉपिक को रिवाइज़ करने में भी। और आप अगर किसी पेपर में या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपीयर हों तो वहाँ पे भी आपको मेरी एग्जांपल्स बताई हुई याद आएंगी, तो आप बहुत इजीली जो है वो एमसीक्यूज़ को अटेम्प्ट कर सकेंगे। अब हम ये देखते हैं कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो है वो असल में है क्या। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो है ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को बेहतर तरीके से समझने में हेल्प करती है हमें। मीन के बेसिकली ये एक तालीमी फ्रेमवर्क है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, और इसमें हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को डिफरेंट लेवल्स में तकसीम करते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है। यहाँ पे 3 डोमेन्स हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की। अब यहाँ पे आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आ सकता है कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को पढ़ने की ज़रूरत क्यों है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लर्निंग हमेशा एक जैसी नहीं होती, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी आपको बताया कि कुछ चीज़ें जो होती हैं, कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं, उनके आंसर्स को एज़ इट इज़ रटा लगाना पड़ता है, याद करना पड़ता है। मीन के फैक्ट्स होते हैं वो। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, तो जैसे मैं आपसे पूछूं कि पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कौन सा है, तो ये इसका आंसर जो है वो एक फ़ैक्ट है, वो आप लोग ईज़िली याद कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दूं कि इस्लामाबाद को पाकिस्तान का दारुल हुकूमत बनाने की क्या वजूहात हैं, तो यहाँ पे फिर ये सिर्फ फैक्ट नहीं रहता, यहाँ पे फिर सोचने की ज़रूरत आती है, मज़ीद जो है वो मालूमात इकट्ठी करना पड़ती हैं। और अगर मज़ीद इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए कि इस्लामाबाद के महल वक़ूअ का पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन पर क्या असर पड़ता है, तो इस तरह जो है ना, अब इंफॉर्मेशन को समझना, उसको अप्लाई करना, उसको एनालाइज़ करना, ये सब कुछ जो है वो इसमें शामिल हो जाता है। यानी कि सवाल को बदलने के साथ साथ थिंकिंग का लेवल भी बदल जाता है, और यही चीज़ हम लोग ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अंदर समझेंगे। फर्स्ट नंबर पे है कॉग्निटिव डोमेन, जो कि बेंजामिन ब्लूम और उनकी टीम ने 1956 में हमें बताई थी। अफेक्टिव डोमेन जो है ये रैथहोल ने या डेविड रैथहोल जो हैं, ये भी बेंजामिन ब्लूम की टीम में शामिल थे। साइकोमोटर डोमेन की बात करें तो साइकोमोटर डोमेन जो है ये स्टार्टिंग में जो है ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में इंक्लूड नहीं थी, इसे बाद में हमें बताया था डेविड ने एलिज़ाबेथ सिम्पसन ने 1972 में ये साइकोमोटर डोमेन पेश की थी। और अगर सिंपली इनको याद किया जाए तीनों डोमेन्स को, तो जो कॉग्निटिव डोमेन है उसका ताल्लुक़ जो है वो हेड से है, हेड या हम कह सकते हैं कि माइंड से ताल्लुक़ है,
जो हमारी फर्स्ट डोमेन है, ठीक है। मीन के इन तीनों डोमेन्स को हम 3H से शो कर सकते हैं या याद रख सकते हैं। याद रखने के लिए आप यूँ एक ट्रिक समझ लें, ठीक है। तो 3H क्या हैं? हेड, हार्ट एंड हैंड्स, ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास फर्स्ट वन है, मीन के कॉग्निटिव डोमेन है, तो इसको हम हेड से क्यों रिलेट कर रहे हैं? क्योंकि कॉग्निटिव डोमेन का ताल्लुक जो है वो माइंड से है। इसमें मैं आपको एग्जांपल दूं तो जैसे कि अगर एक स्टूडेंट जो है वो कुकिंग की रेसिपी याद करता है और फिर ख़ुद भी कोई डिश बना लेता है, तो इसका मतलब ये है कि उसने कॉग्निटिव लर्निंग कर लिया है, मीन के कॉग्निटिव लर्निंग उसकी हो गई है, ठीक है। दूसरी एग्जांपल अगर मैं अफेक्टिव डोमेन की आपको दूं तो इफ़ेक्टिव डोमेन में अगर एक स्टूडेंट जो है सफाई की इम्पोर्टेंस को समझता है कहीं से और फिर ख़ुद भी कचरा इधर उधर फेंकने की बजाय वो डस्टबिन में जाके डालता है, ये अफेक्टिव डोमेन है। अफेक्टिव डोमेन को हम कह रहे हैं कि दूसरा एच है हमारे पास और इसको हम हार्ट से शो करते हैं, ठीक है, या फीलिंग्स से शो करते हैं कि उसने फ़ील किया इस चीज़ को और फिर उसने अप्लाई किया। तो थर्ड हमारे पास जो एच है वो उसको हम हैंड्स या फिर हम कह सकते हैं कि तीसरा जो हमारा एच है हैंड्स या फिर स्किल्स हम कह सकते हैं, ठीक है, स्किल्स से रिलेटेड है। इसके एग्जांपल हम यूँ ले सकते हैं कि एक स्टूडेंट जो है वो साइकिल चलाना सीखता है और स्टार्टिंग में उसे सहारे की ज़रूरत पड़ती है और फिर आगे जब वो प्रैक्टिस करता चला जाता है तो एक टाइम ऐसा आता है कि उसे सहारे के बगैर साइकिल चलानी आ जाती है। तो इसका मतलब ये है कि उसकी साइकोमोटर लर्निंग हो गई है। अब फर्स्ट डोमेन हम देखें तो कॉग्निटिव डोमेन है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसका ताल्लुक जो है वो ब्रेन से या माइंड से है या हेड से है। इसका ताल्लुक इंटेलेक्चुअल स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें इंक्लूड होती हैं। और इसके फिर आगे कॉग्निटिव डोमेन के लेवल्स हैं, टोटल 6 लेवल्स हैं। लोअर लेवल्स और हायर लेवल्स में इनको डिवाइड किया गया है। इन लेवल्स को आपने सीक्वेंस के साथ याद रखना है। फर्स्ट पे बिल्कुल लोअर लेवल में हमारे पास जो स्टार्टिंग में है वो है नॉलेज है। सेकंड नंबर पे आ जाता है कंप्रीहेंशन और अंडरस्टैंडिंग। थर्ड एप्लीकेशन, फोर्थ एनालिसिस, फिफ्थ सिंथेसिस एंड सिक्स्थ जो है वो एवेल्युएशन है। MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इन 6 लेवल्स के नेम याद करने अच्छी तरह, इनका सीक्वेंस याद करना है कि कौन से नंबर पे कौन सा लेवल है। इसके अलावा ये भी याद रखना है कि ये सब नाउन्स की टर्म्स में हैं और इनको फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। लोअर लेवल में आपके पास नॉलेज, कंप्रीहेंशन और एप्लीकेशन आ जाता है और हायर लेवल्स में एनालिसिस, सिंथेसिस और एवेल्युएशन, ये 3 लेवल्स आ जाते हैं। इनको फर्दर अगर मैं एग्जांपल से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं तो जो फर्स्ट हमारे पास है वो है नॉलेज। स्टूडेंट अगर फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन को याद करता है तो ये आपके पास ये चीज़ नॉलेज में आ जाएगी, ठीक है। सेकंड नंबर पे हमारे पास कंप्रीहेंशन या अंडरस्टैंडिंग आ जाता है। मीन के स्टूडेंट जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर लेता है तो इट्स मीन कि उसने अंडरस्टैंड कर लिया है। थर्ड हमारे पास आ जाता है एप्लीकेशन। अगर स्टूडेंट फोटोसिंथेसिस का कॉन्सेप्ट प्लांट की डेली लाइफ से रिलेट करता है तो उसने इस चीज़ को जो है वो अप्लाई किया है। एनालिसिस में स्टूडेंट एनालाइज करता है कि लाइट कम होने से फोटोसिंथेसिस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। और फिफ्थ नंबर पे हमारे पास आ जाता है सिंथेसिस में स्टूडेंट जो है फोटोसिंथेसिस को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कोई सिंपल एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन कर सकता है। और एवेल्युएशन या एवेल्युएट करने में स्टूडेंट ये समझता है या ये डिसाइड करता है कि प्लांट की ग्रोथ के लिए सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह की क्या इंपॉर्टेंस है और क्या रीज़न्स हैं इसकी। तो वो अगर इनको जो है अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है तो ये एवेल्युएशन में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास रिवाइज्ड कॉग्निटिव डोमेन है। रिवाइज्ड कॉग्निटिव डोमेन में आपने याद रखना है कि पहले हमारे पास सारी टर्म्स जो थी वो नाउन की फॉर्म में आ रही थी और अब इसमें जो है वो वर्ब की फॉर्म में टर्म्स आ रही हैं। नंबर 1 पे रिमेंबर है, देन अंडरस्टैंड, नंबर 3 अप्लाई, नंबर 4 एनालाइज, नंबर 5 एवेल्युएट एंड नंबर 6 क्रिएट। इसमें थोड़ा सा सीक्वेंस भी चेंज हो गया यहाँ पे एवेल्युएट और क्रिएट वाला। तो इनको आपने रिलेट करके एक दूसरे के रिलेशन से याद रखना है ताकि MCQs में किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना रहे। रिवाइज्ड कॉग्निटिव डोमेन को 2001 में रैथहोल और एंडरसन ने जो है अपडेट किया था और यहाँ पे जो लेवल्स हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के रिवाइज्ड जो कॉग्निटिव डोमेन में कॉग्निटिव डोमेन के जो लेवल्स हैं इनको ज़्यादा एक्शन बेस्ड बनाया गया था या वर्ब की फॉर्म में जो है इनको चेंज किया गया था। तो ये मेन चीज़ें हैं इसमें याद रखने की, स्पेशली MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से।
सेकंड डोमेन हमारे पास आ जाती है अफेक्टिव डोमेन, जिसका ताल्लुक एटीट्यूड, फीलिंग्स या वैल्यूज़ के साथ है, जिसको हमने सेकंड एच से शो किया था, मीन के हर्ट से शो किया था और 1964 में डेविड क्रैथहोल ने इसे पेश किया था। इसके भी 5 लेवल्स हैं, मीन के पिछले के 6 थे, इसके 5 लेवल्स हैं। लेवल्स के नेम, इनका सीक्वेंस बहुत अच्छी तरह याद रखना है। रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड करेक्टराइजिंग। नंबर 1 रिसीविंग, नंबर 2 रिस्पॉन्डिंग, नंबर 3 वैल्यूइंग, नंबर 4 ऑर्गेनाइजिंग एंड नंबर 5 करेक्टराइजिंग। तो ये इसके 5 लेवल्स हैं अफेक्टिव डोमेन के। इनको भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं शॉर्टली, फिर हम नेक्स्ट डोमेन की तरफ चलेंगे। रिसीविंग का मतलब है किसी चीज़ पर अटेंशन देना, जैसे कि स्टूडेंट जो हैं वो टीचर की बात को ध्यान से सुनते हैं। रिस्पॉन्डिंग का मतलब है कि रिस्पॉन्स करना या क्लास डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना। वैल्यू का मतलब है कि जो चीज़ स्टूडेंट ने क्लास में सुनी है, उसको समझा है, उसको वैल्यू किया है और उसको मीन के उसकी इम्पोर्टेंस को समझकर उसको अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि क्लीनलीनेस का टॉपिक अगर पढ़ाया जाए क्लास में और बच्चे जो हैं क्लीनलीनेस का ख्याल रखना शुरू कर दें, डस्टबिन को यूज़ करना शुरू कर दें, तो ये वैल्यूइंग में आ जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन मीन के डिफरेंट वैल्यूज़ को अरेंज करके अपनी प्रायोरिटीज़ बनाना, सिर्फ क्लास में या स्कूल में ही नहीं बल्कि वो उससे बाहर भी अपनी रूटीन का हिस्सा बना ले क्लीनलीनेस को, तो ये जो है ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएगा। करेक्टराइजेशन का मतलब है वैल्यू उसके परमानेंट बिहेवियर या उसके करेक्टर का हिस्सा बन जाए, मीन के जो चीज़ उसने क्लास में सीखी है उसको फिर वो हमेशा अप्लाई करे अपनी लाइफ में, तो ये करेक्टराइजेशन में आ जाता है। इसको हम इस तरह से सिंपली जो है वो याद रख सकते हैं कि सुनना, फिर उसके बाद पार्टिसिपेट करना, देन वैल्यू देना, वैल्यूज़ को अरेंज करना ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएगा और फिर उसके बाद जो है हैबिट या करैक्टर का हिस्सा बन जाना, ये करैक्टराइजेशन में आ जाता है। नेक्स्ट डोमेन हमारे पास आ जाती है साइको मोटर डोमेन। ये जी रिलेट करती है मोटर एक्शंस, कोऑर्डिनेशन, सिंपली यूज़ ऑफ मसल जो है वो इसमें आ जाता है, मसल्स का यूज़ जो है मीन के एक्शंस वगैरह हमारे। लेवल्स इसके 7 हैं। परसेप्शन, सेट, गाइडेड रिस्पॉन्स, मैकेनिज़्म, कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स, एडेप्टेशन एंड ओरिजिनेशन। अब इन 7 लेवल्स को भी आप लोगों ने सीक्वेंस के साथ इनके नेम्स को अच्छी तरह याद कर लेना है, क्योंकि एमसीक्यूज़ में इनमें से कोई भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो हमारे पास लास्ट डोमेन है साइकोमोटर डोमेन, उसका 5th लेवल कौन सा है या 3rd लेवल कौन सा है, तो आपको ये सीक्वेंस में नेम याद होंगे तो आसानी होगी आपको वहाँ पे एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट करने में। तो इनको सिंपली हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। परसेप्शन का मतलब है कि अगर स्टूडेंट जो है वो माइक्रोस्कोप को ऑब्ज़र्व करके उसके पार्ट्स को आइडेंटिफाई करता है, तो ये उसकी परसेप्शन है। सेट में आ जाएगा कि स्टूडेंट जो है वो माइक्रोस्कोप यूज़ करने के लिए मेंटली और फिज़िकली रेडी होता है। गाइडेड रिस्पॉन्स में स्टूडेंट टीचर की गाइडेंस फॉलो करके माइक्रोस्कोप को यूज़ करता है। मैकेनिज़्म में स्टूडेंट जो है वो प्रैक्टिस करता है, बाद में जो है वो माइक्रोस्कोप को यूज़ करने की प्रैक्टिस करता है और कॉन्फिडेंटली माइक्रोस्कोप को यूज़ कर लेता है। कॉम्प्लेक्स ओवर रिस्पॉन्स जो है, कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स, इसमें स्टूडेंट जो है वो माइक्रोस्कोप को क्विकली, स्मूथली और एक्यूरेटली यूज़ कर सकता है। अडेप्टेशन में हमारे पास जो स्टूडेंट है वो अब तक जो जितने भी स्टेप्स से आगे आ चुका है, उसके बाद अब वो इस सिचुएशन में आ चुका है कि अब किसी भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो अपना कोई मेथड ख़ुद से एडजस्ट कर सकता है और ख़ुद से जो है कोई मेथड जो है एडजस्ट करके और उससे माइक्रोस्कोप को यूज़ कर सकता है। ओरिजिनेशन का मतलब है कि स्टूडेंट माइक्रोस्कोप यूज़ करने का कोई न्यू इम्प्रूव्ड मेथड डेवलप कर ले, तो ये ओरिजिनेशन में आ जाता है। तो इसको हम इस तरह याद कर सकते हैं। पहले ऑब्ज़र्व करता है स्टूडेंट, फिर रेडी होता है उस चीज़ के लिए, फिर गाइडेड प्रैक्टिस करता है, फिर उसके बाद स्किल्स आ जाती हैं उसकी, नेक्स्ट एक्सपर्ट परफॉर्मेंस आ जाती है, उसके बाद एडजस्ट करता है और लास्ट में क्रिएट करता है। तो ये जो वर्ड्स मैंने अभी बोले हैं, इनको आप इनके साथ सेट करके इसको जो है ज़्यादा अच्छे से याद कर सकते हैं। परसेप्शन, ऑब्ज़र्व, सेट, रेडी, गाइडेड रिस्पॉन्स, गाइडेड प्रैक्टिस, mechanism, skills, complex overt response, expert performance, adaptation, adjustment or adjust, and origination, create।
जी, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है और ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का टॉपिक जो है ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ख़ास तौर पे एजुकेशन रिलेटेड जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि सवालात जो हैं वो अक्सर मुख्तलिफ़ लेवल से पूछ लिए जाते हैं, मुख्तलिफ़ लेवल्स को चेक करने के लिए पूछे जाते हैं। कुछ ऐसे सवालात होते हैं जिसमें इंफॉर्मेशंस को जस्ट जो है देखा जाता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको याद है या नहीं। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें अंडरस्टैंडिंग को चेक किया जाता है, कुछ क्वेश्चंस में एप्लीकेशंस को चेक किया जाता है और कुछ क्वेश्चंस में हायर ऑर्डर थिंकिंग को चेक किया जाता है। तो इसलिए अगर आप ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को समझ लेते हैं तो आप सिर्फ एक टॉपिक ही प्रिपेयर नहीं करते, बल्कि ये भी समझने लगते हैं कि एग्ज़ामिनर ने किस लेवल की थिंकिंग को टेस्ट किया है या किस लेवल की थिंकिंग को वो टेस्ट कर रहा है। और जब हम किसी चीज़ को समझ लेते हैं तो उस चीज़ को करने में या पढ़ने में या अप्लाई करने में हमें बहुत ज़्यादा वो चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है और फिर इंसान के लिए लर्निंग जो है वो ईज़ी हो जाती है, फ़न लर्निंग हो जाती है। इसके अलावा अगर हम टीचर्स के लिए देखें इस टॉपिक की अहमियत को, तो टीचर्स के लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि एक अच्छा टीचर जो है वो सिर्फ ये नहीं देखता कि स्टूडेंट को क्या याद है, बल्कि वो ये भी देखता है कि क्या स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, क्या वो जो नॉलेज वो ले रहा है वो उसको अप्लाई कर सकता है, एनालाइज कर सकता है, किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड कर सकता है और क्या वो अपनी नॉलेज की बुनियाद पर कुछ नया क्रिएट कर सकता है। तो इस वजह से जो है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो है वो सिर्फ एक लेसन ही नहीं है, बल्कि ये एक आप कह लें कि टेक्निक है कि जिसके थ्रू हम स्टूडेंट्स को ज़्यादा बेटर वे में लर्निंग प्रोवाइड कर सकते हैं, ज़्यादा बेटर वे में जो है वो उनको सिखा सकते हैं। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को हम लेसन प्लानिंग में टीचर्स यूज़ कर सकते हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उनमें, असेसमेंट्स में और पेपर्स वगैरह, टेस्ट, एग्ज़ाम्स, हर जगह पे जो है इसको अप्लाई किया जा सकता है। सिंपल वर्ड में अगर मैं कहूँ तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो है वो लर्निंग की क्वालिटी को इम्प्रूव करने का एक वे है। इसको अगर हम समझ लेते हैं तो लर्निंग की क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। अब ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट हमारे पास है सोलो टैक्सोनॉमी। सोलो का क्या मतलब है? स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम्स। स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम्स, इसको जी बिग्स और कॉलिस जो हैं, जॉन बिग्स और केविन कॉलिस ने सोलो टैक्सोनॉमी पेश की थी और इसका पर्पज़ ये है कि स्टूडेंट की लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग की डेप्थ को मेजर करना। ठीक है, स्टूडेंट की लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग की डेप्थ को मेजर किया जाता है सोलो टैक्सोनॉमी में। सोलो टैक्सोनॉमी के 5 लेवल्स हैं: प्री स्ट्रक्चरल, यूनी स्ट्रक्चरल, मल्टी स्ट्रक्चरल, रिलेशनल एंड एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट। जो हमारे पास फर्स्ट 3 हैं, प्री स्ट्रक्चरल, यूनी स्ट्रक्चरल और मल्टी स्ट्रक्चरल, ये सरफेस लेवल्स हैं और जो नेक्स्ट 2 है, रिलेशनल एंड एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट, ये डीप लेवल्स हैं। इनको अगर हम मज़ीद समझें तो हम इनको इस तरह से समझ सकते हैं कि जो है प्री स्ट्रक्चरल का मतलब है कि स्टूडेंट जो है फ़िलहाल उसके पास कोई नॉलेज नहीं है, नो अंडरस्टैंडिंग। और यूनी स्ट्रक्चरल का मतलब है कि एक पॉइंट या एक पहलू किसी चीज़ का जो है वो स्टूडेंट ने समझा है। मल्टी स्ट्रक्चरल का मतलब है कि बहुत से पॉइंट्स या बहुत से पहलू जो हैं वो उसे समझ आने लग गए हैं। रिलेशनल का मतलब है कि वो अंडरस्टैंडिंग्स को आपस में कनेक्ट कर सकता है, रिलेट कर सकता है। और एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है कि न्यू आइडियाज़ या एप्लीकेशंस जो हैं वो बना सकता है, नई चीज़ें बना सकता है, क्रिएट कर सकता है। यानी कि प्री स्ट्रक्चरल वो स्टेज है जिसमें स्टूडेंट को टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती फ़िलहाल। यानी कि जैसे हम कहें कि फोटोसिंथेसिस के सवाल का इररिलेवेंट जवाब दे स्टूडेंट, तो इसका मतलब है कि फ़िलहाल वो प्री स्ट्रक्चरल लेवल पर है अंडरस्टैंडिंग के। और यूनी स्ट्रक्चरल का मतलब है कि स्टूडेंट को सिर्फ एक पॉइंट मालूम होता है। यूनी स्ट्रक्चरल मतलब कि फ़िलहाल उसे एक ही पॉइंट मालूम है। स्टूडेंट कहता है कि फोटोसिंथेसिस में सनलाइट यूज़ होती है। और नेक्स्ट हमारे पास मल्टी स्ट्रक्चरल लेवल आ जाता है जिसमें स्टूडेंट को कई पॉइंट्स मालूम होते हैं लेकिन उनमें वो कनेक्शन नहीं बना पाता। स्टूडेंट सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल वगैरह अलग अलग बता देता है लेकिन रिलेट नहीं कर सकता इन चीज़ों को। नेक्स्ट लेवल हमारे पास आ जाता है जी रिलेशनल। रिलेशनल लेवल जो है इसमें स्टूडेंट तमाम पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट कर सकता है और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है। यानी कि स्टूडेंट जो है वो बताता है कि सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल मिलकर फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनाते हैं। तो ये
ये उसकी अब अंडरस्टैंडिंग जो है वो ज़्यादा डीप हो गई है। एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट जो है इस लेवल पर स्टूडेंट कॉन्सेप्ट को न्यू सिचुएशन में अप्लाई करके और नई कंक्लूजन्स निकाल सकता है। जैसे कि स्टूडेंट प्रिडिक्ट करता है कि अगर सनलाइट कम हो जाए तो फोटोसिंथेसिस की रेट जो है वो कैसे चेंज होगा, या सनलाइट ज़्यादा हो जाए तो कैसे चेंज होगा। तो ये सोलो टैक्सोनॉमी के 5 लेवल्स हैं, इनको मैंने एग्जांपल से भी एक्सप्लेन कर दिया है। तो इनको आप इनके सीक्वेंस को भी और इनकी भी फिर जो फर्दर जो मैंने डिवीज़न बताई है कि फर्स्ट 3 जो हैं वो हमारे पास सरफेस लेवल हैं और नेक्स्ट जो हैं वो डीप लेवल्स हैं, तो इनको भी बहुत अच्छे से आप लोग याद करें। जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी और सोलो टैक्सोनॉमी को डिटेल में देखा। इसकी आप लोग अच्छी तैयारी करें और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को दोनों जहानों के इम्तिहानों में सुरखरुई अता फ़रमाए और अल्लाह ताला आप लोगों को अपने मुक़र्रबीन बंदों में शामिल फ़रमाए। दुनिया के इम्तिहानों के साथ साथ आखिरत के इम्तिहान की तैयारी लाजमी करते रहें, नमाज की पाबंदी किया करें, दुरूद पाक की कसरत किया करें, दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हाफ़िज़।